गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम मौलिक अधिकार के सभी अनुच्छेदों को पढ़ने जा रहे हैं। हम ऐसा प्रयास करेंगे, हम वे सारे प्रयास करेंगे, साम दाम दंड भेद लगा देंगे कि ये अनुच्छेद हमसे याद हो जाएं, कभी भूले ना, मन मस्तिष्क में घर करके बैठ जाएं। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकारों के सभी अनुच्छेद। दोस्तों, ये तो सबको पता है, हमने अपने पिछले क्लास में बताया भी है कि मौलिक अधिकार का उपबंध संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। तो ठीक है, ये तो रट ही जाना चाहिए कि मौलिक अधिकार का उपबंध संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। कहां किया गया है दोस्तों? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में। मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, किंतु वर्तमान में 6 है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार के दायरे में आता था, उसे हटा दिया गया है, उसे सामान्य कानून के दायरे में ला दिया गया, जिससे कि मौलिक अधिकारों की संख्या घट करके 7 से 6 हो गई। तो चलिए, अब पहला अनुच्छेद कौन सा है? क्योंकि 12 से 35 तक में है, तो पहला अनुच्छेद है 12। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 है। दोस्तों, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को हम मिलाकर पढ़ सकते हैं, याद करने में सहूलियत होगी। तो ठीक है, हम अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 को मिलाकर के पढ़ेंगे। देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य का मतलब, राज्य का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि राज्य का मतलब क्या होता है। दोस्तों, यहां राज्य का मतलब, राज्य से आशय भारत के केवल राज्यों से नहीं है, बल्कि स्वयं भारत सरकार से है। किससे है? भारत सरकार से है। और भारत सरकार के अंतर्गत जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं आती हैं, सरकारी पदाधिकारी आते हैं, वो सभी राज्य के दायरे में आते हैं। भारत सरकार, जिसमें कि सांसद भी है, फिर है भारत के राज्य, भारत के राज्यों, राज्य विधानमंडल। तो ठीक है, भारत सरकार, सांसद, भारत के सभी राज्य, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकारी संस्थाएं, स्थानीय सरकारी संस्थाएं जैसे कि नगरपालिका। क्या भाई? नगरपालिका, पंचायत इत्यादि। और सरकारी पदाधिकारी जैसे मान लीजिए कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस, सरकारी डॉक्टर, सरकारी बस का ड्राइवर, ये सब क्या है? ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, हमने जाना अनुच्छेद 12 में राज्य के अर्थ का स्पष्टीकरण किया गया है, राज्य के बारे में बताया गया है, और इस राज्य के दायरे में भारत सरकार, सांसद, भारत के सभी राज्य, राज्य विधानमंडल, सरकारी स्थानीय संस्थाएं जैसे कि नगरपालिका, पंचायत, सरकारी पदाधिकारी, जिनमें से प्रमुख है कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस, बस ड्राइवर, सरकारी बस का ड्राइवर, और सरकारी डॉक्टर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब राज्य के दायरे में आते हैं। तो ठीक है, अब देखेंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में विधि की बात की गई है। विधि का मतलब होता है दोस्तों कानून, संसद द्वारा बनाए गए कानून को ही विधि कहते हैं। तो ठीक है, विधि। अनुच्छेद 13 स्पष्ट करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि ना बनाए जो मौलिक अधिकारों के न्यूनीकरण से संबंधित हो, मौलिक अधिकारों को कम करने से संबंधित हो, या उन्हें छीनने से संबंधित हो। यदि राज्य ऐसा करता है, कोई ऐसा विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो न्यायालय का
यह दायित्व है, न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि न्यायालय उस विधि का पुनर्विलोकन करे और अगर उसे लगता है कि सांसद द्वारा बनाई गई यह विधि मौलिक अधिकार से असंगत है, मौलिक अधिकार से मेल नहीं खाती, मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने का प्रयास करती है, तो न्यायालय उस विधि को अवैध घोषित कर सकती है, अमान्य कर सकती है। यही है न्यायालय का पुनर्विलोकन शक्ति। क्या है? न्यायालय का पुनर्विलोकन शक्ति। तो ठीक है, अनुच्छेद 13 में विधि की बात की गई है कि सांसद ऐसी कोई कानून न बनाए, राज्य ऐसा कोई कानून न बनाए जो कि मौलिक अधिकार के अल्पीकरण या उसे छीनने से संबंधित हो। यदि ऐसा विधि बनाती है सांसद या राज्य ऐसा विधि बनाता है तो न्यायालय का अधिकार है कि वो उसे अवैध घोषित करते। तो ठीक है, अब न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय को कैसे प्राप्त है, तो हम आपको बता दें कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को यानी कि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत सांसद द्वारा बनाई गई विधियों का पुनर्विलोकन कर सकती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सांसद द्वारा बनाई गई विधियों का पुनर्विलोकन कर सकते हैं और मौलिक अधिकार से असंगत विधि होने पर उन विधियों को अवैध घोषित कर सकती हैं। ठीक है, कौन भाई? ये न्यायालय ऐसा कर सकता है। तो ठीक है, आगे देखेंगे समता का अधिकार। हमने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को मिलाकर इसलिए पढ़ने के लिए कहा था क्योंकि यहां भी राज्य आता है और यहां भी राज्य आता है। अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा बताया गया है, राज्य का अर्थ बताया गया है। अनुच्छेद 13 स्पष्ट करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि न बनाए। ठीक है, तो चलिए, ये तो अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 हो गए। मुझे विश्वास है कि अनुच्छेद 12 और 13 नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं समता का अधिकार। दोस्तों, समता का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणियों में, मौलिक अधिकार की श्रेणी में, मौलिक अधिकार की सूची में सबसे प्रमुख मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है जिसका उपबंध संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। अब अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। ध्यान रखना, जितने भी मौलिक अधिकार हैं राज्य के विरुद्ध हैं और नागरिकों के पक्ष में है। तो ठीक है, अनुच्छेद 14 स्पष्ट करता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार देश का प्रत्येक नागरिक, विधि के समक्ष समता का अधिकार देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति विधि यानी कानून के सामने बराबर होंगे। देश का कोई सा भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता और राज्य कानून के उल्लंघन के सिवाय अन्य किसी विधियों से देश के व्यक्तियों को दंडित नहीं कर सकता। तो ठीक है, अनुच्छेद 14 हो गया विधि के समक्ष समता। दोस्तों, अभी हमने जितने भी अनुच्छेद पढ़े, चाहे अनुच्छेद 12 हो, अनुच्छेद 13 हो, अनुच्छेद 14 हो, इन सब में विधि शब्द आया है। तो ठीक है, इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में यहां लिखा है 5। यहां क्या लिखा है? 5, एक के बाद 5, तभी जाकर के पूरा 15। तो देखिए, यहां 5 आधार दिए गए हैं: धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 उपबंध करता है कि राज्य देश के नागरिकों के साथ केवल 5 आधारों धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा, यानी कि भेदभाव नहीं करेगा। इसको कैसे याद करेंगे? इसको इस तरह याद करेंगे कि एक के बाद 5 है, यानी कि अनुच्छेद 15 राज्य को
देश के नागरिकों के साथ केवल 5 आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, और वो 5 आधार कौन कौन से हैं? धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग। लिंग मतलब पहचान। तो ठीक है, फिर अनुच्छेद 16 में आते हैं। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता की गारंटी, लोक नियोजन में अवसर की समता या समानता की गारंटी की बात कही गई है। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, अनुच्छेद 16 में 100 आता है, और इसके शुरुआत में इस अनुच्छेद को शुरू होते ही लोक 16 और लोक यानी कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की बात की गई है। लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी की बात की गई है। यानी कि अनुच्छेद 16 स्पष्ट करता है कि राज्य के अंतर्गत आने वाले पदों में नियुक्ति और नियोजन में देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य अपने पदों में नागरिकों की नियुक्ति नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। दोस्तों, यह केवल सरकारी नौकरियों पर लागू होता है, गैर सरकारी नौकरियों पर नहीं। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16 यानी कि लोक, 16 यानी कि लोक। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। तो ठीक है, अनुच्छेद 16 भी हो गया। अब बात करेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 17 स्पष्ट करता है कि राज्य ऐसी विधियां बनाए, ऐसा प्रयास करे कि छुआछूत का यानी कि अस्पृश्यता का अंत हो जाए। इसको इस प्रकार पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 17 मतलब 17 तरह के आचरण, ऐसा मानिए आप। 17 तरह के आचरण से ही तो छुआछूत पनपता है। कभी धर्म से, कभी जाति से, कभी समाज से, कभी परंपराओं से। तो 17 तरह के आचरण ही व्यक्ति को छुआछूत के दायरे में लाते हैं, व्यक्ति के मन में छुआछूत की भावना पैदा करते हैं। तो ठीक है, हम बताएंगे अनुच्छेद 17 में